कागज सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2। पिछली बार में हमने मल्टीपल क्रॉपिंग तक इसको समझ लिया था, हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी समझ लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सेम पीस ऑफ लैंड, जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, सेम पीस ऑफ लैंड को तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो उससे आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो लैंड को फिक्स रखते हुए। पहला हमने डिस्कस किया था मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसको आज हम एक्सटेंड करेंगे, और एक और दूसरी अप्रोच भी डिस्कस करेंगे कि उसी पीस ऑफ लैंड से आप प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। किसी भी लैंड का प्रोडक्शन अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप लैंड की क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं सकते हो, लैंड का एरिया तो बढ़ा नहीं सकते हो, तो आप उससे प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? उसी पे ज्यादा ग्रो करके, उसी पे ज्यादा बार ग्रो करके। तो अगर हम पालमपुर का एग्जांपल लेंगे तो मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं वो साल में एटलीस्ट 2 क्रॉप्स उगाते हैं, जो 2 मेन क्रॉप्स होते हैं, और उसके अलावा काफी फार्मर्स जो हैं वो पोटैटो को एज अ साइड क्रॉप उगाते हैं, आलू को। तो इससे हमें समझ में आ गया कि लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अर्थ के, वो फिक्स्ड हैं, उनको आप अपने मन से बढ़ा घटा नहीं सकते हो। लेकिन आप ये कर सकते हो कि उनका किसी तरह से अगर हम यूज बढ़ा सके, उनको ज्यादा अच्छे वे में यूज कर सकें, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड को जनरली हम लोग हेक्टेयर में मेजर करते हैं, लेकिन जब आप गांव में जाते हो तो गांव में हेक्टेयर नहीं चलता उसको मेजर करने के लिए, वहां पे चलता है बीघा या ग्विंथा। हो सकता है आपने ये वर्ड्स ऑलरेडी सुने भी होंगे। अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें, क्योंकि जनरली सिटीज में हम लोग हेक्टेयर बोलते हैं, तो अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है एक ऐसे स्क्वायर का एरिया जिसका एक साइड 100 मीटर के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो हमने एक तरीका डिस्कस कर लिया कि आप कैसे उसी पीस ऑफ लैंड से अपना प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हो अगर आप एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा लो तो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसी से प्रोडक्शन इंक्रीज करने का? दूसरा तरीका होता है अगर आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करो। एज अ फार्मर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि आप कितना क्रॉप उगा पा रहे हो फ्रॉम अ गिवन पीस ऑफ लैंड, है कि नहीं? इसको इंग्लिश में कहा जाता है ईल्ड, YIELD, ईल्ड। ठीक है, तो ईल्ड का मतलब होता है कि एक पीस ऑफ लैंड एक सिंगल सीजन में कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कहा जाता है ईल्ड। तो जैसे जैसे आपकी ईल्ड बढ़ेगी इसका मतलब आपकी तरक्की होगी। 1960s तक क्या होता था, हमारी फार्मिंग में, कल्टीवेशन में ट्रेडिशनल सीड्स यूज होती थी, जो ट्रेडिशनल बीज आती है वही यूज होता था, उसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं किया गया था। तो उससे जो हमें क्रॉप्स मिलते थे उनकी ईल्ड कम ही रहती थी, मतलब नॉर्मल होती थी। लेकिन वो ट्रेडिशनल जमाना था, उसमें बीज उपज कम करती थी, ईल्ड कम देती थी, लेकिन उसको कम इरिगेशन की जरूरत पड़ती थी, उतना पानी भी नहीं चाहिए होता था। फार्मर्स जो हैं वो काउडंग यूज करते थे और नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे। काउडंग जो होता है, जिसको गोबर के उपले कहते हैं, वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। वो नेचुरली जो मिट्टी है उसको और ज्यादा फर्टाइल बनाता है, क्रॉप्स को और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। तो पहले के जमाने में ये सब कुछ भी साइंटिफिक, ये मॉडर्न पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये सब नहीं थे, तो वो लोग ट्रेडिशनल सीड यूज करते थे, उसको कम पानी की जरूरत पड़ती थी, और यही काउडंग और नेचुरल मैन्योर को यूज करते थे एज फर्टिलाइजर्स। ये सब उनको खरीदना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैक्सिमम फार्मर्स अपने पास गाय भी रखते थे, तो उनको फर्टिलाइजर वहीं से मिल जाता था। फिर 1960s में हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, HYV सीड्स मिली। HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उनको व्हीट और राइस, मतलब गेहूं और चावल के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज की सीड्स मिलने लग गई। अगर हम HYV सीड को एक ट्रेडिशनल पुरानी सीड से कंपेयर करें, तो ये जो HYV सीड्स थी ये सेम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी, मतलब एक प्लांट भी कहीं ज्यादा उपज दे सकता था एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक प्लांट, एक पौधा भी आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, तो वही सीड, HYV सीड अगर आपने अपने पूरे फार्म में लगा दी, तो इसका मतलब अब सेम पीस ऑफ लैंड आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे ये कैच है कि पुरानी ट्रेडिशनल सीड को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी। जितना रेनफॉल होता था, जितना वहां का एरिया रेनफॉल आती थी, वहां पे जितना पानी मिलता था, उसमें वो काम चल जाता था। लेकिन HYV सीड जो थी, इसको बहुत पानी की और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती थी, तभी ये अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाता था। खूब सारे इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के बिना HYV सीड काम नहीं कर सकती थी।
तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स थे, उन्होंने सबसे पहले ये मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज किया। वहां पे उन्होंने ट्यूबवेल सेटअप कर लिए इरिगेशन के लिए, और HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करके वो फार्मिंग करने लग गए। काफियों ने तो बहुत सारी फार्म मशीनरी भी खरीद ली, जैसे ट्रैक्टर्स खरीद लिए अपने खेत जोतने के लिए, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ये जो नई मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इनको जब हम यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और वही हुआ। अगर हम पालमपुर का एग्जाम्पल लें तो वहां पे ट्रेडिशनल वैरायटी से अगर 1300 किलो 1300 केजीज प्रोडक्शन होता था पर हेक्टेयर, तो HYV सीड्स के साथ ये प्रोडक्शन पहुंच गया 3200 केजीज पर हेक्टेयर, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो अब फार्मर्स के पास कहीं ज्यादा गेहूं था, कहीं ज्यादा उपज थी जो वो मार्केट्स में सेल कर सकते थे। तो अब आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले हम लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे थे और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से ये प्रोडक्टिविटी आराम से बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। बात यह है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये सोचना बहुत जरूरी है। हम सब लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या कीमत देने को रेडी हैं, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉस्ट पे जीतना, किसी भी कॉस्ट पे तरक्की करना अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको कभी भी, जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ यही प्रॉब्लम आई। पहले ट्रेडिशनल वे में जब फार्मर्स अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, तो उसमें ठीक है उपज कम थी, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल थी। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, लैंड ओवर यूज होने लग गया। आप उसी मिट्टी में जिसमें आप खाना उगा रहे हो, उसी मिट्टी में आप केमिकल्स भर दे रहे हो। ये कहाँ से अच्छी बात हुई? और आप केमिकल्स भर रहे हो, आपको मजा आ रहा है कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो हम और केमिकल डालेंगे और अच्छा प्रोडक्शन होगा। और अल्टीमेटली इतने सारे केमिकल्स की वजह से जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। ग्रीन रेवोल्यूशन जहां जहां यूज हुआ, वहां पे ये बात बहुत सामने आई कि वहां की मिट्टी अल्टीमेटली उसने अपनी फर्टिलिटी उसको खो दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, जो आप ग्राउंड वाटर यूज कर रहे थे ट्यूबवेल से इरिगेट करने के लिए, पहले क्या हो रहा था, बारिश पे डिपेंडेंट होते थे या नदी के पानी पे डिपेंडेंट होते थे, नेचुरल मेथड से इरिगेशन होता था। लेकिन अब जब आप ट्यूबवेल यूज कर रहे हो तो आप ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हो, और लोगों को मजा आने लग गया, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ना बारिश पे डिपेंड होना है, ना नदी पे डिपेंड होना है, बस ट्यूबवेल ऑन किया और पानी आ गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्राउंड वाटर में जो पानी पहुंचा है वो एक्चुअली इतने सालों में, सदियों में पहुंचा है, सदियों में इकट्ठा हुआ है। नेचर ने धीरे धीरे अच्छे से उसको जमा किया है, एंड इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड द ग्राउंड वाटर लेवल। और उसको क्योंकि अब बर्बादी हो रही थी, तो बस ट्यूबवेल ऑन किया और खेती होने लग गई, तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ इस प्रोसेस में, जिससे कि वाटर टेबल इन सारी जगहों पे बहुत तेजी से डिप्लीट होने लग गया। और एक बार ये जो चीजें हैं ये स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर ये रुकती नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है इसको रोकना। अगर सॉइल अपनी फर्टिलिटी खोने लग गई तो आप उसको वापस कैसे ला पाओगे? किसी चीज को बर्बाद करने के बाद आप सोचो कि अब हम उसको वापस अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म, क्योंकि लैंड पे आप सोचो, सेम पीस ऑफ लैंड पे पहले आप 1300 किलो उगा रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, कम उपज हो रही थी, लेकिन वो लैंड आपको प्रॉमिस कर रहा था कि हमेशा आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो आपको इतना उगा के देता रहेगा, ठीक है, वो अपनी फर्टिलिटी खोएगा नहीं। अभी आपने क्या किया, सेम लैंड से आपने कहा मैं 3200 किलो 3200 केजीज अब मैं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब वो बेचारा लैंड इतना एग्जॉस्ट हो गया, आपने उसमें इतना केमिकल भर दिया कि वो 5 6 7 साल बाद, उसके बाद वो कहेगा अब भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो क्या बेटर था? अल्टीमेटली 1300 केजीज पर ईयर निकालने पे वो हमेशा जनरेशंस तक निकालता, उसको 100 साल तक निकालता, तो आपको उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती, या फिर 3200 केजीज वो 7 साल तक निकाले, उसमें आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही। तो ये सोचना बहुत जरूरी है, सिर्फ फार्मिंग में नहीं, आपकी लाइफ में भी, कि लॉन्ग टर्म सोचिएगा, ऐसे डिसीजंस लीजिएगा जो सस्टेनेबल हो। शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिएगा कि शॉर्ट टर्म में हमें सब कुछ मिल जाए। जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है वो जिंदगी भर दे अंडा तो फायदा होता है, एक बार में उसको काट के सोचो कि सारे अंडे एक साथ निकाल लें तो कुछ हाथ नहीं लगता, ठीक है ना? तो ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिल गया। और इकोनॉमिक्स का पर्पस यही होता है कि वो आपको ये समझा सके कि रिसोर्सेज को कैसे बेटर मैनेज किया जाए। जब रिसोर्सेज बेटर मैनेज होते हैं तभी आप इकोनॉमी को, मनी को बेटर मैनेज कर सकते हो। आपके चैप्टर में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दी हुई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये क्यों इतनी तेजी से काम करते हैं? क्योंकि ये पानी में तुरंत डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लांट्स को मिल जाते हैं।
इसीलिए ये नेचुरल फर्टिलाइजर से ज्यादा तेजी से काम कर पाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि ये सॉइल में ही नहीं टिके रहते हैं। हमारे खाने में तो जा ही रहे हैं क्योंकि मिट्टी में है, तो हमारे अनाज में भी आ रहे हैं, लेकिन ये सॉइल से निकल के ग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं और जाते हैं। ग्राउंड वाटर में, रिवर्स में, लेक्स में, मतलब हमारे पानी में ये केमिकल फर्टिलाइजर्स चले जाते हैं। दूसरी दिक्कत ये होती है कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमारी सॉइल में नेचुरल बैक्टीरिया होता है, जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स को बेनिफिट करते हैं, आप बायो में भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं और प्लांट के बेनिफिट के लिए होते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको मार देते हैं। देखो, नेचर ने एक सिस्टम सेटअप किया, उसने प्लांट बनाया, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, सन, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब बनाए। लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं और वो इस सिस्टम की 2-3 चीजें खराब कर देता है, जैसे कि पानी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो फिर अल्टीमेटली हम पूरा सिस्टम ही खराब कर दे रहे हैं। तो जो हमने आपको बताया कि कुछ टाइम बाद सॉइल कम फर्टाइल हो जाती है, वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसके जो नेचुरल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। और यही केमिकल फर्टिलाइजर्स खाने के माध्यम से या पानी के माध्यम से हमारे खाने में आते हैं, हम इसको कंज्यूम करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज द हाईएस्ट इन पंजाब। सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कंज्यूम होता है, चाहे पानी के फॉर्म में या खाने के फॉर्म में, वो पंजाब में होता है। वहां पे इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ है कि वहां के सॉइल की हेल्थ पूरी तरह से खराब होने लग गई है और इसके चक्कर में अब वहां के फार्मर्स को और भी ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि अब उपज कम होती जा रही है, तो अब आप और फर्टिलाइजर डालते हो। तो अल्टीमेटली जो चीज आपको लग रहा था कि आपका फायदा करा रही है, आपको कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है, अब वही प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करने के लिए आपका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट एंड योर बेनिफिट एनालिसिस। तो अब आप समझ लो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, दूर की सोचते हो, तभी अच्छा होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लैंड और फार्मिंग की बात करें, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, तो होता क्या है कि अगर आपके पास एक डिसेंट साइज का लैंड है तो उस पे जो उपज होती है उससे आराम से घर चल सकता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, लैंड का साइज छोटा होता जाता है, उस पे जो उपज होती है दैट मे नॉट बी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ फैमिली। क्योंकि जब लैंड का साइज छोटा हो जाता है तो ऑब्वियसली उस पर प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन आपको जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, आपको जो इरिगेशन चाहिए, वो तो अभी भी चाहिए ना। उसकी कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं आता है। जब आप ट्यूबवेल ऑन करते हो तो जितना पानी आपको एक बड़े खेत को इरिगेट करने में चाहिए होगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जो आपको एक उससे थोड़े छोटे खेत के लिए चाहिए होगा। कॉस्ट में उतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन उससे जो उपज होगी, उससे जो आपको इनकम मिलेगी, उसमें काफी फर्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक फार्मर है जिसका नाम है गोविंद और उसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड है और 3 बेटे हैं। तो जब वो लोग उस पे इरिगेशन करते थे, उस पे खेती करते थे और उनके पास एक भैंस भी थी, तो इस पूरे को मिला के उनका अच्छा खासा काम निकल जाता था, उनकी फैमिली सपोर्ट हो जाती थी। लेकिन गोविंद की डेथ के बाद उनके बेटों ने क्या किया, उस पूरे लैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबके हिस्से में आया 0.75 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो साइज में काफी छोटा हो गया, मतलब 1/3 हो गया प्रीवियस लैंड का। तो अब मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न इरिगेशन के साथ भी गोविंद के जो बेटे थे वो अपना घर नहीं चला पा रहे थे क्योंकि अब लैंड का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। आपका प्रॉफिट कहीं ज्यादा कम हो गया और कॉस्ट उतना कम नहीं हुआ है। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और काफी बार ऐसे भी बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत छोटे खेत होते हैं। और छोटे खेत जब होते हैं तो आप उसको उतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्कशन अराउंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लेबर और फिजिकल कैपिटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। और क्लिनिकली प्रूव हुआ है एक्चुअली कि अगर आप बहुत देर तक एक ही स्ट्रेच में बहुत देर तक पढ़ाई करते हो तो वो थोड़े टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो 1.5 आवर्स के बाद छोटा सा ब्रेक बनता है पढ़ाई में। दिस इज अ टिप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।